नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से बौखलाया पाकिस्तान। भारत के साथ राजनयिक संबंध घटाने और आपसी व्यापार निलंबित करने की कही बात। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने का फैसला। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जम्मू कश्मीर में लिया सुरक्षा स्थिति का जायजा। सेना और पुलिस जवानों का हाल जानने के बाद शोपियां में स्थानीय निवासियों से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच हालात सामान्य। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुषमा स्वराज पंचतत्व में विलीन। पूरे राजकीय सम्मान से दी गई अंतिम विदाई। दिल्ली के लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में अंतिम संस्कार में उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अनेक हस्तियां हुई शामिल। बीजेपी मुख्यालय में भी अंतिम दर्शन के लिए उमड़े हजारों लोग। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अनेक हस्तियों ने जताया शोक। राष्ट्रपति ने कहा, देश ने खोई प्रिय बेटी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बताया निजी क्षति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय राजनीति का एक महान अध्याय खत्म। राज्यसभा में भी दी गई श्रद्धांजलि। संसद के बजट सत्र का समापन। राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। सदन से 3 तलाक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक समेत 32 विधेयक हुए पारित। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में रिकॉर्ड कामकाज पर जताया संतोष। सत्र के आखिरी दिन उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक बिना चर्चा के लोकसभा को लौटाया गया। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की बौखलाहट की। जी हां, जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के भारत के फैसले से पाकिस्तान परेशान हो गया है, बौखला गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के बाद फैसला लिया है कि वो भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों में कमी लाएंगे और इसके अलावा पाकिस्तान भारत के साथ सभी द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्तों को निलंबित करने का ऐलान कर चुका है। साथ ही भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की बात भी पाकिस्तान की तरफ से कही गई है। तो अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद जो पहली प्रतिक्रिया वो पाकिस्तान से देखने को मिली है। तो आपको बता दें कि इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक पर फैसला ले लिया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, और साथ ही भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों में कमी लाएंगे। ये फैसला आज की इस सुरक्षा समिति की बैठक के बाद पाकिस्तान ने लिया है। और इसके अलावा भारत के साथ वो सभी द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्तों को निलंबित कर देंगे। ये ऐलान कर दिया है पाकिस्तान ने कि भारत के साथ सभी द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्तों को निलंबित कर दिया जाएगा। साथ ही भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की भी बात कही गई है। तो 370 पर पाकिस्तान बौखला गया है। जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिल रही है। बहुत ही जल्दी आनन फानन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई और इस बैठक में कुछ फैसले लिए हैं। और इस फैसले में ये कहा गया है कि जो राजनयिक संबंध हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसमें कमी लेकर आएगा पाकिस्तान, उसे कम करेगा। और साथ ही जो द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्ते हैं उन्हें निलंबित करने की बात पाकिस्तान की ओर से कह दी गई है। और आइए इस मसले पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं। मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, पाकिस्तान के इस कदम को लेकर आपके पास क्या ताज़ा जानकारी है और आप पाकिस्तान की इस बौखलाहट को किस तरह देखते हैं?
देखिए, पाकिस्तान का ये जो कदम है वो दरअसल उनका जो अपना डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को संतुष्ट करने के लिए हुआ। ये था कि कल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहाँ के जो विरोधी दल हैं और यहाँ तक कि उनके जो समर्थक दल हैं उनके अंदर भी एक सवाल उठाया गया कि इमरान खान क्या कर रहे हैं। इस दबाव में आकर ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आज यह निर्णय लेना पड़ा है। उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई जिसमें डिफेंस मिनिस्टर से लेकर आर्मी के सारे लोगों को बुलाया और उसके बाद उन्होंने यह निर्णय लिया है। तो यह कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है। भारत के हिसाब से देखें तो भारत और पाकिस्तान के संबंधों में ऐसा बहुत कुछ खास गर्माहट नहीं है कि उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन डाउनग्रेड करने से बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन एक बात रोचक बात मैं बताऊं कि पाकिस्तान का अभी यहाँ कोई हाई कमिश्नर नहीं है। उन्होंने 2 महीने से हाई कमिश्नर की बहाली तो कर रखी है, लेकिन पाकिस्तान का हाई कमिश्नर यहाँ नहीं आया है अभी तक, उन्होंने चार्ज नहीं लिया है। तो पाकिस्तान का जो उच्चायोग है वह उच्चायोग एक एक्टिंग हाई कमिश्नर के बलबूते चल रहा है, जो उन्होंने कहा है कि वे अपने हाई कमिश्नर को यहाँ नहीं भेजेंगे। दूसरी बात ये उनकी तरफ से कही जा रही है कि पाकिस्तान अपने हमारे जो भारत के जो उच्चायुक्त हैं उस उच्चायुक्त को वहाँ से जाने के लिए कहेंगे। और उसके अलावा उन्होंने आपसी संबंधों की समीक्षा करने की बात कही है। तो आपसी संबंधों में ऐसा बहुत कुछ है नहीं जिसकी समीक्षा करने की उनकी ज़रूरत है। भारत का साफ साफ कहना है कि जो भी बातचीत होगी पाकिस्तान के साथ वह बातचीत तभी होगी, समेकित बातचीत, वो बातचीत तभी होगी जब आतंकवाद पाकिस्तान ख़त्म करे, आतंकवादियों के खिलाफ दिखने वाला एक्शनेबल जो चीज़ें होती हैं वो करे, तभी भारत के साथ पाकिस्तान की बातचीत हो सकती है। तो पाकिस्तान ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है। जो बड़ी बात है वो करतारपुर साहब पे भारत की और पाकिस्तान के बीच बातचीत चल रही है। करतारपुर साहब पे उन्होंने अपने जो 5 निर्णय लिए हैं उनमें करतारपुर साहिब कॉरिडोर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। उसके अलावा जो व्यापारिक संबंध है तो भारत और पाकिस्तान के बीच के व्यापारिक संबंध भी बहुत ही कम है। $488 मिलियन का व्यापार इंपोर्ट हम करते हैं पाकिस्तान से। तो ये $488 मिलियन के इंपोर्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिससे भारत के व्यापार को कोई क्षति पहुंचेगी। दरअसल भारत एक समझिए कि गुडविल जेस्चर के रूप में वहां से आयात करता है और वो आयात भले ही भारत ने MFN स्टेटस जो पाकिस्तान को दिया हुआ था, MFN स्टेटस उनके आतंकवादी गतिविधियों की तरफ से के कारण भारत ने बंद कर रखा है। तो यह जो पाकिस्तान की पूरी घोषणा है, पाकिस्तान की पूरी घोषणा के बारे में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से हमने बात की और उन्होंने कहा है कि भारत को अभी तक उन्होंने कोई औपचारिक चिट्ठी नहीं दी है। कोई क्या वो करेंगे, क्या वो चाहते हैं भारत के साथ, तो भारत को इंतजार है कि जो उन्होंने घोषणा की है वो घोषणा को भारत के साथ सामने दें, पत्र दें और उसके बाद भारत भी अपने निर्णय लेगा कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है। तो अभी तक हम यही मान रहे हैं कि उनका एक विंडो ड्रेसिंग है, अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं वो। और भारत ने अपने हिसाब से 370 का जो मामला है भारत का अंदरूनी मामला है और उस अंदरूनी मामले के हिसाब से आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत ने निर्णय लिया है। अब पाकिस्तान पहले ही से फंसा हुआ है आतंकवाद के मामले पे। FATF का शिकंजा उनके सामने कसा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 1267 का प्रस्ताव है, आतंकवादियों को खत्म करने का दबाव है उनके ऊपर। तो ये सारे दबाव से खुद ही घिरे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के इस निर्णय का कोई खास महत्व है भारत के दृष्टिकोण से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। जो बातें आज सामने आई हैं पाकिस्तान की ओर से, जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद 370 को ख़त्म किए जाने के बाद जो प्रक्रिया पाकिस्तान की ओर से आई है उसमें चंद फैसले उन्होंने लिए हैं, लेकिन जैसा कि अखिलेश बता रहे थे कि उसका कोई बड़ा प्रभाव हम पर नहीं पड़ने वाला है। इधर जम्मू कश्मीर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A के खत्म होने के बाद कश्मीर घाटी में उन्होंने हालात का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों से मिलकर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कश्मीर के शोपियां में सड़कों पर स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की, उनके साथ खाना भी खाया। एहतियातन घाटी में अभी भी धारा 144 लागू है और काफ़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। हालांकि लोग ज़रूरी सामान के लिए बाजार जा रहे हैं। इसके अलावा अजीत डोभाल ने घाटी में सेना के कुछ अधिकारियों से भी मुलाकात की। डोभाल ने पुलिस कर्मियों से भी मुलाकात की और इस दौरान जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह से भी उनके साथ मौजूद थे। इससे NSA अजीत डोभाल पहले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के निर्णय से पहले जुलाई के अंतिम हफ्ते में श्रीनगर गए थे।
और भारत की पूर्व विदेश मंत्री बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज अब हमारे बीच नहीं रही। आइए दिखाते हैं आपको उनसे जुड़ी खबरें। पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज आज पंचतत्व में विलीन हो गई। दिल्ली के लोधी रोड शवदाह गृह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। सुषमा स्वराज के अंतिम संस्कार की रस्म बेटी बांसुरी स्वराज ने पूरा किया। इस दौरान उनके साथ सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, रामदास अठावले, स्मृति ईरानी, प्रहलाद सिंह पटेल, महेंद्र नाथ पांडे समेत कई मंत्रीगण मौजूद थे। और इसके अलावा कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, इधर शरद यादव सहित विपक्षी दल के कई बड़े नेताओं ने भी सुषमा स्वराज को अंतिम विदाई दी। और इससे पहले तो बीजेपी मुख्यालय से उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर अंतिम यात्रा निकाली गई और इस दौरान हजारों लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। हर कोई अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन के लिए बेताब था। पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज के निधन की खबर मिलते ही पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। तमाम राजनीतिक हस्तियों ने सुषमा स्वराज के निधन पर शोक जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुषमा स्वराज के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सुषमा स्वराज को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सुषमा स्वराज के निधन पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुषमा स्वराज का निधन देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और ये मेरी निजी क्षति भी है। उन्होंने लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता, प्रखर सांसद सुषमा स्वराज जी के असामयिक निधन से स्तब्ध हूं। देश ने आज एक ओजस्वी नेता और मैंने एक निकट सहयोगी खो दिया है। निःशब्द हूं। ईश्वर पुण्य आत्मा को आशीर्वाद दें। उनके शोकाकुल परिजनों और सहयोगियों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुषमा स्वराज के घर पर पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए। उन्होंने सुषमा स्वराज के परिजनों से बात की और अपनी संवेदना प्रकट की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सुषमा स्वराज के घर पहुंच उन्हें श्रद्धांजलि दी और अमित शाह ने कहा कि सुषमा जी के असमय निधन से हर कोई दुखी है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता आज उन्हें याद कर रहा है और दुखी है। अमित शाह ने कहा कि सुषमा जी ने देश की ख्याति बढ़ाने का काम किया है। सुषमा जी के असामयिक निधन से मैं खुद और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश में
उनको उनके करोड़ों चाहने वाले क्षुब्ध हैं, दुखी हैं। देश भर की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सुषमा जी इमरजेंसी के समय से ही देश के राजनीतिक नभ की एक चमकती हुई सितारे के रूप में उभर कर आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश की लोकसभा में विपक्ष की नेता और कई मंत्रालयों के मंत्री के रूप में उन्होंने अटल जी और मोदी जी की सरकार में एक कुशल प्रशासक की तरह काम किया। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी सुषमा स्वराज के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन होने से पहले पार्टी मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां बीजेपी के अनेक नेताओं ने उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्थिव शरीर को बीजेपी के झंडे में लपेटा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम बड़े नेताओं ने भी सुषमा स्वराज को श्रद्धासुमन अर्पित किए। पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज का दिल का दौरा पड़ने से मंगलवार रात निधन हो गया था। वो 67 साल की थी। उन्हें कल देर शाम सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की लाख कोशिश के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। कई देशों के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के पदाधिकारियों ने भी सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा दुख जताया है। तो पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर पूरा देश शोक मना रहा है और आज उनके सहज व्यवहार के लिए उन्हें याद कर रहा है। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने सुषमा स्वराज को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज को सदन में कुछ पलों का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। She participated in the movement led by late Jayaprakash Narayan and was elected to Haryana Assembly after the emergency in 1977. Since then, she took up several electoral challenges with a smile, demonstrating grit, grace, both in victory and in defeat. Srimati Sushma Swaraj was an effective orator with equal felicity in both Hindi and English languages and left an inerasable imprint of her both within and outside Parliament. A couple of hours before she breathed her public message after Lok Sabha passed the bill related to Jammu Kashmir yesterday was, and I quote, "I was waiting to see this day in my lifetime," unquote. This clearly demonstrated her commitment for one India and one Constitution. The untimely demise of Srimati Sushma Swaraj was a personal loss to me also. She was like my sister, who always addressed me as Anna, elder brother. She was a regular at family and cultural events at my residence for a long time. Every year on the occasion of Raksha Bandhan, she used to tie Rakhi on my hand, and I would be missing this honor this year. This year, as usual, I wanted to go to her house and tie Rakhi. She telephoned to me saying, "Please don't come." I said, "Why?" He said, "Now you are vice president of the country. You are not supposed to come to my house. I will come to your house and get the Rakhi tied." So she came and then tied Rakhi. I have lost a valuable sister in her demise, which is irreparable loss to me. Srimati Sushma Swaraj was grace, grit, affection, amiability and ability personified. In her untimely demise, the nation has lost an able administrator, an effective parliamentarian and a true voice of the people. She always dreamt of an India at its highest glory. I hope the words and deeds of the
exemplary leader, will continue to inspire all those in public life. पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज का कल रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 67 साल की थीं। सुषमा स्वराज ने अपने राजनीतिक जीवन में न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि अपनी कार्यशैली में मानवता और ममता का अनूठा मिश्रण कर राजनीति में एक उदाहरण पेश किया। सुषमा स्वराज जब किसी से मिलती तो दिल खोल कर मिलती थीं। उनकी सहजता से संवाद आसान हो जाता था। राजनीति में सहज संवाद ही तो सबसे बड़ी बात होती है। ये थी सुषमा स्वराज की खासियत। एक विदेश मंत्री के तौर पर कई बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने भारतीय नागरिकों को संकट में पाया। ऐसे में उन्होंने एक मंत्री की ताकत का उपयोग तो किया ही, साथ ही मानवता का जोर भी लगाया, और तब तक लगाया जब तक संकट गुजर न गया हो। वो जिससे भी मिलती उस पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती। उनका ये निर्मल स्वभाव उनकी ताकत थी, ना कि उनकी कमजोरी। ये उनकी ताकत ही थी कि उनके राजनीतिक विरोधी भी उनके मित्र थे। ये उनकी ताकत ही थी कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को उन्होंने संभाला और अपने पक्ष में किया। 14 फरवरी 1952 में हरियाणा के एक राजनीतिक परिवार में जन्म लेने वाली सुषमा स्वराज पेशे से वकील थीं। उन्होंने जयप्रकाश आंदोलन के वक्त राजनीति में कदम रखा। 1977 में मात्र 25 साल की उम्र में वो हरियाणा विधानसभा के लिए चुनी गईं और उन्हें सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनने का सम्मान प्राप्त हुआ। 1998 में वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। इसके अलावा उन्होंने केंद्र में सूचना प्रसारण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और यूपीए 2 में नेता विपक्ष का पदभार भी संभाला। अपने राजनीतिक जीवन में वो 3 बार राज्यसभा और 4 बार लोकसभा के लिए चुनी गईं। पिछले कुछ दिनों से उनकी सेहत ठीक नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था। खराब स्वास्थ्य के बावजूद देश दुनिया पर उनकी नजर हमेशा रहती थी और ट्वीट कर वो हमेशा अपने विचारों को समाज के सामने रखती थीं। आज सुषमा स्वराज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वो सहज मुस्कान, उनका ममतामयी व्यक्तित्व हमेशा यादों के खजाने में चमकता रहेगा। राज्यसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र के समापन भाषण में सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इस सत्र में काफी अच्छा कामकाज हुआ और अच्छी चर्चा देखने को मिली। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा की कुल 35 बैठकें हुईं और इस दौरान 32 विधेयक पारित किए गए। सभापति ने कहा कि पिछले 17 साल के 52 सत्रों में ऐसा पहली बार हुआ जब इतने बिल पास किए गए। इससे पहले 2002 में राज्यसभा से 35 बिल पास हुए थे। इस सत्र में 39 चर्चाएं हुईं और अच्छे माहौल में बहस हुई। सभापति ने कहा कि इस बार बजट सत्र में समय के उपयोग करने के मामले में भी रिकॉर्ड कायम हुआ और सदन की उत्पादकता 104% रही, जो 5 साल में पहली बार हुआ। उच्च सदन में कुल 194 घंटे काम हुआ। बजट सत्र में 3 तलाक से जुड़ा विधेयक पास होने को सभापति ने सामाजिक बदलाव का प्रतीक बताया। सभापति ने सत्र के दौरान सहयोग के लिए सभी राजनीतिक दलों का आभार जताया और इस बात पर भी संतोष जताया कि इस बार सदन के कामकाज को लेकर नकारात्मक खबरें नहीं बनी। I compliment all the sections of the House for correctively scripting this change. While presenting the positive narrative flowing from this session, I seek your indulgence as I read out quite a few comparative statistics, the facts that I present in the form of a new normal, that is this August House has risen during this highly productive session. I am happy to go on record that this Council of States has lived up to the mandate of defending the federal spirit of our polity by standing for the rights of the states. This has come out on 3 occasions during this session, and the credit for this goes to both opposition and ruling parties. Honorable members, I now like to present the facts about the turnaround and new normal that has been realized during this session.
In terms of legislative output, the passage of 32 bills during these 35 sittings. This session is the best in the last 17 years. Accounting to 52 sessions, 35 bills were passed during the 197th session in 2002. The best performance in this regard in the last 41 years since 1978, for which session-wide data is available, was 37 bills passed during 131st session in 1984. This session is also the fifth best in regard to in the last 41 years. The turnaround during this session also came out clearly and viewed against the passage of a total of only 33 bills during the last 5 sessions, 244 to 248 put together. इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।